ओके तो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले मैं 11th क्लास में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है धीरज सिंह नेगी और आज हम अपने 11th क्लास की अकाउंटेंसी को स्टार्ट करेंगे। और 11th क्लास की अकाउंटेंसी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा 11th क्लास के बारे में। देखो 9th 10th में या अभी तक क्या होता है, अगर किसी बच्चे का 6th 7th में ही थोड़ा मैथ खराब होता है या 6th 7th 8th या 9th में भी हल्का फुल्का साइंस खराब होने लगता है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो उस चीज से डरने लगता है और वो चीज धीरे धीरे खराब होने लगती है। अगर वो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा मेहनत करके उस चीज को ओवरकम कर लेता है तो वो अलग बात है। बट 11th क्लास आप सब के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं कॉमर्स की बात करूं, 10th तक आपकी मैथ कैसी थी, साइंस कैसी थी, आप टॉपर थे, आप बिलो एवरेज थे, आप एवरेज थे, ये कहीं भी मैटर नहीं करता। मैटर करता है सिर्फ एक चीज कि अगर आप चाहो 11th में टॉपर बनना तो आप बन सकते हो। क्यों? क्योंकि सब कुछ अलग है। जो टॉपर है उसने भी अकाउंटेंसी ए से शुरुआत करनी है, जो बिलो एवरेज है उसने भी अकाउंटेंसी ए से स्टार्ट करनी है। और अगर दोनों मेहनत करें सेम लेवल पे तो बिलो एवरेज वाला भी टॉपर बन सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना, 11th क्लास इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्योंकि सब कुछ नया है, किसी ने पहले कुछ नहीं पढ़ रखा, सारे सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं अकाउंटेंसी के बारे में आपको बताना और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो बच्चों अकाउंटिंग सुनते ही आप सब लोगों के मन में ख्याल आता है बैंक, मनी, हिसाब किताब, सब कुछ ही आपको लगता है अकाउंटेंसी सुनते ही। और ये आपका कहीं ना कहीं तक जो सुनना है समझना है वो ठीक भी है, लेकिन अब हम डिटेल में जाके इस चीज को समझेंगे। अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो आप मुझे एक बात बताओ, ये हैं आपके रामलाल, ठीक है, ये है रामलाल का बिजनेस, ये इनकी एक शॉप है बेटा, ये रामलाल है, ये रामलाल का बिजनेस है। रामलाल ने अपने बिजनेस में क्या कर रखा है? मनी इन्वेस्ट कर रखा है। क्या कर रखा है? मनी इन्वेस्ट कर रखा है। तो रामलाल ने अपने ही बिजनेस में पैसा लगा रखा है, तो रामलाल इस चीज में इंटरेस्टेड होंगे कि इस बिजनेस से मुझे प्रॉफिट हो रहा है या मुझे क्या हो रहा है? लॉस। सर ऐसा क्यों? अरे अगर मैं किसी काम धंधे में पैसे लगाऊंगा तो मुझे पता तो होना चाहिए उस धंधे से मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो उस प्रॉफिट और लॉस को जो डिटरमाइन करता है वो है अकाउंटिंग। अगर मैं अकाउंटिंग के आपको मेन ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो उस मेन ऑब्जेक्टिव में सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है ये पता लगाना कि फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस इनकर्ड करा है। तो प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड के बारे में आपको जो इंफॉर्मेशन देता है वो कौन देता है? अकाउंटिंग देता है। हालांकि इसका बहुत ज्यादा यूज है, अलग अलग फील्ड में यूज है, बट जो मेन पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड। ठीक है सर, लेकिन इस प्रॉफिट और लॉस तक हम पहुंचते कैसे हैं? कैसे ये प्रॉफिट निकलता है? तो वही हमें पूरी अकाउंटिंग में पढ़नी है। आज मैं आपको अकाउंटिंग का एक पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि अकाउंटिंग शुरू कहां से होती है, अकाउंटिंग खत्म कहां पे होती है, जिससे कि अकाउंटिंग की हर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी और आप भी अकाउंटिंग कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। अकाउंटिंग के अंदर आप क्या करते हैं? सबसे पहली चीज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, और सेकंड मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। इन दोनों पॉइंट को मैं साथ में आपको करवाता हूं। देखो एक आम बंदा भी, पहली क्लास है याद रखना, इस चीज को समझ सकता है। जब भी आप कोई बिजनेस करोगे बेटा, उस बिजनेस में
बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं डे टू डे बेसिस पे। सर ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? बेटा अगर बिजनेस करोगे तो परचेज करोगे, सामान खरीदोगे, सामान को बेचोगे। अगर आपने ऑफिस रेंट पे ले रखा है तो उसका रेंट भी पे करोगे। इंप्लॉइयों को क्या सैलरी नहीं दोगे? बिल्कुल। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी भरोगे? बिल्कुल सर, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी भरेंगे। गुड्स की मार्केटिंग भी करोगे, एडवर्टाइजमेंट भी करोगे, प्रमोशन भी करोगे। तो आप बताओ ये सारी चीजें क्या हैं? आपकी ट्रांजैक्शंस। सामान खरीदना, बेचना, रेंट पे करना, सैलरी पे करना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना, इंटरेस्ट रिसीव करना, दे ऑल आर ट्रांजैक्शंस। क्योंकि यहां क्या इन्वॉल्व है? मनी इन्वॉल्व है। अगर मैं कह रहा हूं कि सामान खरीदा तो कितने का सामान खरीदा, बेचा तो कितने का बेचा, रेंट दिया तो कितना दिया, सैलरी पे करी तो कितनी करी। ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है कि जिस भी ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व है वो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, और जहां पर भी मनी इन्वॉल्व नहीं होगा उसे आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे इंप्लॉय बहुत ज्यादा स्किलफुल हैं, क्या उसका मुझे फायदा होता है? हाँ। बट क्या मैं उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कह सकता हूं? नहीं। क्यों? मैं पूछूंगा कि कितने रुपए के स्किलफुल है। मेरे मैनेजर्स के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, उनके अंदर मोटिवेशनल क्वालिटी है। कितने रुपए की मोटिवेशनल क्वालिटी है, क्या ये फाइंड आउट किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। मेरे इंडस्ट्री में अच्छे रिलेशन है। मान लो मैं इस कोचिंग की इंडस्ट्री में बैठा हुआ हूं और मेरे इंडस्ट्री के लोगों से मेरे अच्छे रिलेशन है, बच्चों से मेरे अच्छे रिलेशन है, तो ये बताओ क्या इस चीज को मैं अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकता हूं? नहीं। लव को, सिंपैथी को, इन सब को अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ यहां पे मनी इन्वॉल्व नहीं है। सपोज करो मैंने अपने अकाउंटेंट को कहा, अकाउंटेंट मेरे इंडस्ट्री में बहुत अच्छे रिलेशन है, चल आजा इसकी अकाउंटिंग कर। तो अकाउंटेंट कहेगा कि सर कितने रुपए के अच्छे रिलेशन है, जरा मुझे बताओ तो सही। तो मैं क्या बोलूं, 1 करोड़ रुपए या 1,000 रुपए या 1 लाख रुपए? नहीं बेटा। क्या मेरे रिलेशन की कीमत कम है, अंबानी के रिलेशन की कीमत ज्यादा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो सिंपल फंडा है बेटा, आप हमेशा याद रखना कि जो क्वालिटेटिव टर्म्स होते हैं उनको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे मनी इन्वॉल्व नहीं होता। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और आगे अगर हम बात करें, इन सब में पैसा इन्वॉल्व होता है। अगर मैं अकाउंटेंट को कहूं, अकाउंटेंट जरा सेल हुई है इसकी अकाउंटिंग कर, तो वो पूछेगा कितने की सेल हुई है, तो मैं उसे बता दूंगा 50,000 की सेल हुई है, 1 लाख की सेल हुई है। तो मनी इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, तो उनको कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इवेंट क्या होते हैं? ट्रांजेक्शन्स डेली बेसिस पे होते हैं, बट इवेंट कभी कभी होते हैं। बेटा ये बताओ, प्रॉफिट हो या लॉस हो, क्या रो रो निकालते हो? नहीं, कभी कभी निकालते हैं सर। मंथली निकाल लेंगे, हाफ ईयरली निकाल लेंगे, क्वार्टरली निकाल लेंगे या ईयरली निकाल लेंगे। तो जो चीजें कभी कभी हैं उन्हें इवेंट, जो डेली बेसिस पे हैं उन्हें ट्रांजैक्शंस, बट इनमें मनी इन्वॉल्व होना जरूरी है। प्रॉफिट है तो कितने का है, लॉस है तो कितने का है। विदाउट मनी हम किसी भी ट्रांजैक्शंस को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। सर चलो मैं समझ गया, मेरे बिजनेस में डेली बेसिस पे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं और मैंने उनको लिख भी दिया, मैंने उनको देख लिया कि भैया ये मेरे बिजनेस में हो रहा है। अब क्या इतने से अकाउंटिंग थोड़ी होती है। अब बेटा इन ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद आप करते हो रिकॉर्डिंग। क्या करते हो? रिकॉर्डिंग। सर रिकॉर्डिंग क्या है? अरे जो भी होता जा रहा है सबको लिखते जाओ। परचेज हुआ, परचेज लिखो। कब हुआ? 1 अप्रैल 2020 को। 4 अप्रैल 2020 को सेल हुई, लिख लो। 6 अप्रैल 20 को आपका रेंट पे हुआ, लिख लो। तो जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हो रही है वैसे वैसे उनको लिखो, और इस लिखने को जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्या सर ऐसी एक कागज और कॉपी लेके लिखने लग जाते हैं? नहीं, हमारे पास अकाउंट्स ने एक प्रॉपर बुक दे रखी है और उस बुक का नाम क्या है? जर्नल। तो जर्नल बेटा एक ऐसी बुक है जिसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शंस की क्या होती है? रिकॉर्डिंग होती है। और इसका जो ऑर्डर होता है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। कौन सा ऑर्डर होता है?
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि जैसे जैसे आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है वैसे वैसे उनकी रिकॉर्डिंग करो। ऐसा नहीं कि मैं रेंट 6 को पे कर रहा हूं और उसको पहले नंबर पे रिकॉर्ड कर दूं, और परचेज में 1 अप्रैल को कर रहा हूं उसको मैं 3rd नंबर पे रिकॉर्ड कर दूं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती जाएगी मैं उनकी रिकॉर्डिंग करता जाऊंगा, और इन सारी ट्रांजैक्शन को जिस बुक में रिकॉर्ड करा जाता है उसे जर्नल कहते हैं। इसीलिए जर्नल को कहा जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या कहा जाता है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सर क्यों? क्योंकि ओरिजिनली सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन जाती है वो जर्नल में जाती है, और आपको पता है जर्नल आपका एक चैप्टर भी है जो कि आप आगे पढ़ोगे। ठीक है सर, हमने जर्नल में रिकॉर्डिंग कर ली। जर्नल में रिकॉर्डिंग करने से आपने सारे ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड तो बना लिया, बट अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी टोटल परचेज कितनी है तो आप वो जर्नल देख के नहीं बता सकते। आपने टोटल रेंट कितना पे किया आप जर्नल देख के नहीं बता सकते। तो सर रिकॉर्डिंग के बाद भी हमें कुछ करना होता है। यस, रिकॉर्डिंग के बाद आपको जो अगली चीज करनी होती है बेटा वो होती है क्लासीफाइंग। क्या करना होता है आपको? क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब है कि आपने जर्नल तो बना दिया, जर्नल के बाद आपको पोस्टिंग करनी होती है। क्या करनी होती है? पोस्टिंग। और पोस्टिंग किस में करनी होती है? लेजर। तो जिस बुक में ट्रांजैक्शन क्लासिफाई होते हैं उसे लेजर कहते हैं। लेजर का मतलब है आपने सारा परचेज अलग कर दिया, आपने सारा सेल अलग कर दिया, आपने सारा रेंट अलग कर दिया, और आपने सारी सैलरी अलग कर दी। बेटा आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी प्रेयर होती है स्कूल में तो वहां पे सारे बच्चे एक साथ होते हैं, वो हो गया आपका लगभग वो जर्नल। मान लो सबकी रिकॉर्डिंग की प्रेयर में कौन कौन है। लेकिन उसके बाद आपकी क्लासरूम बनाई जाती है और हर क्लास वाइज उसको डिवाइड करा जाता है, तो वो हो गया क्लासीफाइंग, कि बच्चों का जो स्टैंडर्ड है, किस क्लास में वो पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने अलग अलग कर दिया। तो यहां पे यही होता है, हमने सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, उसके बाद उनको क्या कर दिया मैंने? अलग अलग कर दिया। तो इससे क्या होगा, अगर कोई मुझे पूछे कि बताओ टोटल सेल क्या है, तो मैं ये सेल का लेजर, इसे क्या कहते हैं? सेल का लेजर देख के बता दूंगा आपने टोटल सेल कितनी करी है। परचेज का लेजर देख के बता दूंगा आपने टोटल परचेज कितने की करी है। तो सिंपल फंडा है, क्लासीफाइंग जिस बुक में करा जाता है उसे कहा जाता है लेजर, और लेजर से हमें यह पता लगता है कि किस आइटम में कितना अमाउंट इन्वॉल्व है। और पता है लेजर भी आपका एक चैप्टर है और इसे कहा जाता है बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। क्योंकि बेटा अगर मैं अपने अकाउंट्स में बुक्स की बात करूं तो बुक्स में जर्नल और लेजर आता है, तो सबसे शुरू में जहां रिकॉर्डिंग होती है इसलिए उसे कहा जाता है जर्नल, और उसका नाम होता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और लेजर को कहा जाता है बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री, क्योंकि ये वो बुक है जहां ट्रांजैक्शन लास्ट बारी जा रही है। क्योंकि इसके बाद जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, इसके बाद बेटा इन चीजों से आपको रिजल्ट पता नहीं लग रहा। रिजल्ट पता करने के लिए आपको करा जाता है समराइजिंग। क्या करा जाता है बेटा? समराइजिंग। सो समराइजिंग का मतलब क्या है? समराइजिंग का सिंपल मतलब यह है बेटा कि आप कुछ ऐसा करोगे जिससे आपको रिजल्ट पता लगे। तो इसमें सबसे पहले आप बनाओगे ट्रायल बैलेंस। क्या बनाओगे? ट्रायल बैलेंस। सर ट्रायल बैलेंस होता क्या है? पहली चीज तो ट्रायल बैलेंस एक चैप्टर है जिसको आप करके ट्रायल बैलेंस बनाना सीखोगे। लेकिन अगर मैं यहां पे अभी आपको बताऊं तो अभी सिंपल मतलब है आपके पास ट्रायल बैलेंस में 2 साइड होंगी। आपके यहां से जितने भी आइटम है कुछ यहां जाएंगे, कुछ यहां जाएंगे, फिर इन दोनों का किया जाएगा टोटल, और इन दोनों का टोटल अगर मैच हो गया तो इसका मतलब है कि आपने जर्नल और लेजर के वक्त कुछ गलतियां नहीं करी। हालांकि ये मैच हो रहा है, इट डजंट मीन कि आपने गलती नहीं करी। जर्नली देखा जाए तो ट्रायल बैलेंस से आपको कुछ एरर पकड़ में आ जाते हैं। अगर आपने जर्नल और लेजर बनाते वक्त कुछ गलतियां करी हैं तो उन गलतियों का पता आपको ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त लग सकता है, जहां पे आप देखोगे ये मैच नहीं हो रहा।
और ट्रायल बैलेंस ही एक ऐसी स्टेटमेंट है जिससे आप अपने फाइनल अकाउंट बनाओगे। तो ये कैसे बनाना है, ये क्या होता है, ये तो आप इसी चैप्टर में सीखोगे। लेकिन समराइजिंग का मतलब ये होता है आप अपने सारे आइटम को एक समराइज कर दोगे और इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आपके फाइनल अकाउंट बनेंगे। सर ये फाइनल अकाउंट क्या है? फाइनल अकाउंट ही तो है आज की बात। आपका जो फाइनल अकाउंट होता है, फाइनल अकाउंट जिनसे रिजल्ट पता लगेगा, जिसको हम फाइनल अकाउंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ बेटा इसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है कि अकाउंटिंग करके जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। तो सर जरा बताओ फाइनल अकाउंट में हम क्या क्या बनते हैं। सबसे पहले आप फाइनल अकाउंट में बनाएंगे ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, जहां पे पी का मतलब है प्रॉफिट और एल का मतलब है लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस अकाउंट को बना के सर इसमें होता क्या है? जनरली अगर सिंपल फंडा बताऊं, एक तरफ आपके रेवेन्यू और एक तरफ आपका एक्सपेंस। अगर रेवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंस कम है तो हो गया प्रॉफिट। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर आपके रेवेन्यू कम है एज कंपेयर टू एक्सपेंस, तो इसका मतलब आपको हो गया लॉस। लेकिन ये बनता कैसे है प्रॉपर, इसका फॉर्मेट तो जब आप फाइनल अकाउंट का चैप्टर करेंगे तब पता लगेगा, लेकिन आज मैं बता रहा हूं ये है क्या। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिससे आपको पता लगता है आपने क्या प्रॉफिट अर्न किया है या आपने क्या लॉस इनकर्ड किया है। मतलब प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड के बारे में आपको कौन बताता है? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ठीक है, तो सर इस ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट को देखकर हमें पता क्या चलता है? बेटा इस ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट को देखकर आपको पता चलती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फिर सवाल आ गया, ये सारे वन मार्कर है बेटा कि ट्रेडिंग एंड पीएनएल को देख के हमें यह पता लगता है कि कोई फर्म कैसा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो उसके बाद जो दूसरी चीज हम यहां बनाते हैं वो बनाते हैं बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं बेटा? बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो आपको यह बताती है कि आपके पास एक पर्टिकुलर डेट पे कितने अमाउंट के एसेट्स हैं और कितने अमाउंट की लायबिलिटी है। सर ये एसेट और लायबिलिटी क्या होते हैं? बेटा एसेट्स कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने ओन कर रखी हो, जिसके आप मालिक हो, वो आपकी एसेट्स है। एग्जांपल, अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास आज कैश है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, तो मैं इनडायरेक्टली ये कह रहा हूं कि मेरी ये एसेट्स हैं। अगर आपका एसेट्स की पहली कंडीशन है कि आप उसके मालिक होने चाहिए। अगर मेरे पास कैश है, बैंक बैलेंस है, कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, कोई फैक्ट्री है, कोई मशीनरी है, मेरे पास मोबाइल फोन है, मेरे पास कार है, मेरे पास एसी है, मेरे पास फर्नीचर है, दे ऑल आर एसेट्स। क्योंकि सबसे पहली चीज है मैं इनका मालिक हूं, ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है। दूसरी चीज, इनका मुझे कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर मुझ पे कैश और बैंक बैलेंस है तो मैं अपने इंप्लॉइयों की सैलरी दे सकता हूं, मैं अपना रेंट पे कर सकता हूं, मैं सामान खरीद सकता हूं, गुड्स खरीद सकता हूं, कहीं कोई पेमेंट कर सकता हूं। अगर मेरे पे बिल्डिंग है तो वहां मेरा ऑफिस चलेगा, मेरा एसी है तो उसकी ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी, फैक्ट्री है तो वहां प्रोडक्शन होगा, फर्नीचर है तो उस पर लोग बैठेंगे, मीटिंग्स होंगी। तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने ओन कर रखी हो, उसका आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता हो, वो आपकी एसेट्स होती है। एसेट्स मतलब एक ऐसी अच्छी चीज जो आपको देख के ऐसा लगता है कि हाँ मेरे पास कुछ है। जबकि लायबिलिटीज क्या होती हैं? टोटल अमाउंट पेबल। आपके सर पर जितना भी कर्जा है वो सब कुछ आपका क्या है? लायबिलिटी। आपने बैंक से बेटा लोन ले लिया तो बैंक लोन क्या है? एक लायबिलिटी। आपने किसी से सामान उधार पे खरीद लिया, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। मेरा जूतों का काम है, मैं जूतों के मैन्युफैक्चरर पे गया और मैंने उससे शूज क्रेडिट पे खरीद लिए, तो मैं शूज तो ले आया बट मैंने पैसे नहीं दिए, तो वो सामने वाला पर्सन क्या है मेरे लिए? क्रेडिटर। क्या कहते हैं उसे? क्रेडिटर। और क्रेडिटर भी क्या है? एक लायबिलिटी, क्योंकि मैंने उसे पैसे देने हैं। मान लो मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ली, बिल नहीं दिया, मैंने फ्लोर यूज कर लिया, रेंट नहीं दिया,
तो वो बन जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मींस विच इज ड्यू बट नॉट पेड। कोई भी खर्चा करके अगर आप उसकी पेमेंट नहीं करते तो वो भी आपकी क्या बन जाती है, लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट आपको ये बताती है कि आपकी एसेट्स कितने की हैं और लायबिलिटी कितने की हैं, और इसे देख के पता लगता है फाइनेंशियल पोजीशन। क्या पता लगता है, फाइनेंशियल पोजीशन। तो मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि मैं और आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, मेरी सैलरी है 15 लाख, आपकी है 20 लाख, आप क्या कहोगे, सर मैंने परफॉर्म अच्छा किया, मैंने इस साल 20 कमाए, आपने कमाए सिर्फ 15, तो परफॉर्मेंस वाइज आप अच्छे हो। बट जब मैंने आपको कहा ये देख मेरी फरारी गाड़ी, ये देख मेरा करोड़ों का बंगला और ये देख मेरा बैंक बैलेंस, तब आपको रियलाइज होगा कि पोजीशन तो सर की अच्छी है। तो अगर किसी की हैसियत देखनी हो, किसी की हैसियत देखनी हो तो उसकी एसेट्स और लायबिलिटी देखो, किसी की परफॉर्मेंस देखनी हो तो उसका ट्रेडिंग पीएनएल देखो। हमारे घर में दादाजी लोग होते हैं जो रिटायर होते हैं, घर पे बैठे हैं, बट पोजीशन फिर भी उनकी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि उनके नाम पे प्रॉपर्टी होती है, उनके नाम पे बैंक एफडी होती है, भले ही वो कुछ कमा नहीं रहे, बट बेटा उनकी पोजीशन अच्छी होती है। तो सर दोनों क्यों देखते हैं? बेटा लायबिलिटी देखना इसलिए जरूरी है। मान लो मैं क्या करता हूं, मैं कह रहा हूं मेरे पे 5 करोड़ का बंगला है, 3 करोड़ की गाड़ी है और 2 करोड़ बैंक बैलेंस है, मेरी एसेट्स है 10 करोड़ की। लेकिन जब आपने मेरा बैंक लोन देखा वो है 12 करोड़ का, तो बताओ मेरी पोजीशन अच्छी है? कहां से अच्छी है? अरे इन एसेट्स को अगर मैं बेच दूंगा तो बेच के पहले तो मैं बैंक का लोन चुकाऊंगा, उसके बाद भी 2 करोड़ रह जाएगा। तो एसेट ऐसे तो हर कोई क्या करेंगे, आप भी आज बैंक जाओ, 1 करोड़ का लोन लो और एक फ्लैट खरीद लो और आप खुश हो जाओ, मेरी एसेट्स है 1 करोड़ की। अरे आपके ऊपर कर्जा भी तो है बेटा। तो एसेट और लायबिलिटी दोनों को देखा जाता है, सिर्फ एक को देखने से पोजीशन पता नहीं लगती। अच्छा, दूसरी चीज, सर और क्या करते हैं समराइजिंग के बाद? समराइजिंग के बाद बेटा जो अगला पॉइंट है वो है एनालाइजिंग। क्या है? एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइजिंग आप अपने 12th क्लास में पढ़ोगे। 12th क्लास की जो 3rd बुक है वो एनालिसिस के ऊपर ही है, 11th में नहीं है। लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है सुनो। जो हमारा फाइनेंशियल डाटा है, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, जिससे प्रॉफिट लॉस पता लग रहा है या जिससे बैलेंस शीट पता लग रही है, तो बेटा वो टेक्निकल चीजें हैं, उसको हर कोई बंदा आसानी से नहीं समझ सकता। तो एनालिसिस का मतलब होता है अपने फाइनेंशियल डाटा को, अपने रिजल्ट को, अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी पोजीशन को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना जिसे कि हर कोई इजीली अंडरस्टैंड कर सके। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने अभी तक अकाउंट्स पढ़ी नहीं है, लेकिन आप भी डिसीजन ले लोगे। एक एक्स कंपनी है, एक वाई कंपनी है। एक्स कंपनी का प्रॉफिट है 1 लाख और उसकी सेल है 10 लाख। ठीक है, प्रॉफिट और सेल। तो मैं ये कह सकता हूं आंसर इज 10%। मतलब अगर ये 100 रुपीज का सामान बेचता है तो कितने कमाता है? 10 रुपए कमाता है। तभी तो 10 लाख की सेल कर रहा है, 1 लाख कमा रहा है। लेकिन वाई कंपनी कमाती है 50,000। कितना कमाती है? 50,000। उसकी सेल है 2 लाख। कितनी है? 2 लाख इंटू 100, 50 फोर्जा और 25%। तो इधर कितना आया? 25%। खुद देखो, वाई का प्रॉफिट भले ही 50,000 हो, बट ये क्या कह रहा है, अगर मैं 100 रुपए का सामान बेचूंगा तो कितना कमाऊंगा? 25। एक्स कह रहा है मैं अगर 100 का सामान बेचूंगा तो कितना कमाऊंगा? 10। तो बताओ, अभी तक आपने अकाउंट्स पढ़ी नहीं, आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? कंपनी एक्स में या कंपनी वाई में? आप कहोगे कंपनी वाई में। तो इसे कहते हैं प्रॉफिट अर्निंग रेशो, या प्रॉफिट अर्निंग रेशो तो मैंने गलत बोल दिया, इसे कहते हैं नेट प्रॉफिट रेशो। मतलब आपका जो प्रॉफिट है सेल के कंपैरिजन में कितना परसेंट है। तो एनालाइज करने का एक तरीका है ये, जो आप 12th में सीखोगे, जिसे आसानी से हर कोई समझ सकता है। तो ये भी अकाउंटिंग का पार्ट है। और उसके बाद आपका जो अगला पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 7, वो है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग क्या है बेटा? आपको पता है आपके अकाउंट्स के बहुत सारे यूजर्स होते हैं। यूजर्स कौन होते हैं? जो इसको यूज करते हैं। जैसे
दो तरह के यूजर होते हैं। मैं अभी कुछ एग्जांपल दूंगा, सारे एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि ये यूजर का अलग एक टॉपिक है। इंटरनल मतलब एक हो गया ओनर और एक हो गया मैनेजमेंट, ठीक है। इनको मैंने इंटरनल क्यों कहा, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग हैं। एक हो गया बैंक, एक हो गया पोटेंशियल इन्वेस्टर हु वांट्स टू इन्वेस्ट मनी इन योर बिजनेस, पोटेंशियल इन्वेस्टर। तो ये अंदर के लोग हैं इसलिए इसको इंटरनल कहा, और ये बाहर के लोग हैं इसलिए इनको एक्सटर्नल कहा। बैंक से हमारा क्या लेना देना, कोई पोटेंशियल, कोई हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, अभी तक करा तो नहीं ना, तो ये बाहरी लोग हैं। तो इनको कम्युनिकेट करना, अपने रिजल्ट बताना, उस फॉर्मेट में देना भी अकाउंटिंग का काम है। अब आप कहोगे कि ये इनके यूजर कैसे हैं। एक ओनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो बताओ ओनर अपने फाइनेंशियल डाटा में इंटरेस्टेड होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अरे ओनर ने पैसा लगाया है तो वो बार बार कहेगा कि यार इस बिजनेस को मैं और बढ़ाऊं या इसको बंद कर दूं, अपने प्रॉफिट और लॉस के बेस पे तो कहेगा। मैनेजमेंट जो बिजनेस को मैनेज करता है, मैनेजमेंट ने कहा, जैसे आपने अभी देखा होगा फोर्ड कंपनी ने अपनी गाड़ियां इंडिया में बंद कर दी है, तो मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया कि हम इंडिया में अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग अब नहीं करेंगे। क्यों? उन्होंने रिजल्ट देखा होगा और कहा होगा यार देखो हमारी सेल लगातार गिर रही है, हमें इतने साल से प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, वी आर लॉस मेकिंग। तो बताओ, फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि हम इसको बंद कर देते हैं। तो मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया वो किसके बिहाफ पे लिया? अकाउंटिंग के बिहाफ पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बिहाफ पे। तो ये भी इसका यूजर हुआ। बैंक, अगर कभी भी लोन चाहिए तो किसके पास जाओगे आप? बैंक के पास। आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, कितने भी अच्छा बेटा बन के चले जाओ, बैंक आपका थोपड़ा नहीं देखेगा। बैंक देखेगा आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि बैलेंस शीट और ट्रेडिंग पीएनएल से पता लगती है। और पोटेंशियल इन्वेस्टर, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? जिसकी परफॉर्मेंस और पोजीशन दोनों अच्छी हो। तो कहने का सिंपल मतलब है दे ऑल आर यूजर्स, क्योंकि ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो इनको इनके फॉर्मेट में वो डाटा प्रोवाइड करवाना भी अकाउंटिंग का काम है। बैंक को ऐसे ही नहीं ट्रेडिंग पीएनएल मुंह पे फेंक के मार देते हैं, वो जिस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उस चीज को मांग रहा है वो उसे दिया जाता है। तो ये भी अकाउंटिंग का पार्ट है। तो अब अगर मैं आपको सारी बातों को एक बार जोड़ दूं, तो जोड़ के क्या पता लगा? अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट को आइडेंटिफाई करते हैं जो मनी की टर्म में मेजरेबल है, उनको जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं, लेजर में क्लासिफाइंग करते हैं, समराइजिंग के अंदर ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनती है, जिससे परफॉर्मेंस और पोजीशन का पता लगता है। उसका एनालाइज और इंटरप्रिटेशन करने के बाद कम्युनिकेट करना ही अकाउंटिंग है। तो जो मैंने आपको ये सब बताया है, आप कह सकते हो कि मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के बता दिया, क्योंकि अकाउंटिंग की डेफिनेशन ही ये है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग दोज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट व्हिच कैन बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। और इतना सब कुछ करने के बाद उसको एनालाइज और कम्युनिकेट करना अकाउंटिंग है। आप इन सब पॉइंट को जो मैंने आपको अभी बताया है, इनको अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर या एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया, इसी को अकाउंटिंग का प्रोसेस भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अकाउंटिंग क्या है, आपके दिमाग में थोड़ा सा अकाउंटिंग डिटेल में गया होगा, वरना अकाउंटिंग का मतलब जो आप समझते थे अभी तक कि हिसाब किताब होगा, ये होगा, वो तो सही है, बट वो हिसाब किताब होगा कैसे? वो तो हमें करना है ना अकाउंट्स में। तो आज के लिए बेटा हम इतना ही रखते हैं, जिसमें मैंने अकाउंटिंग का आपको बेस समझा दिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मैं डेली बेसिस पे आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करते रहूँगा, ठीक है। और फर्दर अगर आपको हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो वो करोल बाग और जीटीबी नगर में अवेलेबल है, दिल्ली के अंदर, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।